नमस्ते दोस्तों। मिट्टी लोक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या सत्ता की ताकत और सोने की चमक किसी इंसान की आंखों पर इतना गहरा पर्दा डाल सकती है कि उसे एक बेसहारा गरीब की चीख भी सुनाई न दे? आज आप सुनेंगे आर्यावर्त के उस अहंकारी मंत्री की कहानी जिसने एक बेबस विधवा की जमीन हड़प ली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजा की आंखों से कुछ भी नहीं छुपता। आज मिट्टी लोक कथा में जानिए उस न्याय की कहानी जिसने पूरे राज्य की आत्मा को झकझोरकर। विराट नगर एक ऐसा महान और विशाल राज्य जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। इस राज्य के उत्तर में बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ थे, तो दक्षिण में कल कल करती निर्मल नदियां बहा करती थीं। हर तरफ हरी भरी वादियां और खेतों में लहलहाती फसलें इस राज्य की अपार समृद्धि और खुशहाली की कहानी बयां करती थीं। विराट नगर की राजधानी के मध्य में स्थित था एक अभेद्य और भव्य महल, जिसके सिंहासन पर विराजमान थे महाराजा आदित्य सेन। महाराजा आदित्य सेन केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक सच्चे रक्षक और पिता के समान थे। उनकी न्यायप्रियता, वीरता और दयालुता के चर्चे केवल विराटनगर के भीतर ही नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार के पड़ोसी राज्यों में भी पूरे सम्मान और आदर के साथ सुने जाते थे। महाराजा आदित्य सेन का ये अटल विश्वास था कि जिस राज्य में समाज के सबसे निचले और कमजोर व्यक्ति की आवाज भी बेखौफ होकर सीधे राजा के कानों तक पहुंच सके, वास्तव में वही सच्चा रामराज्य है। परंतु ये प्रकृति का नियम है कि जहां तेज रोशनी होती है, वहां कोई ना कोई परछाई या अंधेरा अपना घर बना ही लेता है। महाराजा आदित्य सेन की उस अत्यंत पवित्र और न्यायपूर्ण महल की मजबूत संगमरमरी दीवारों के भीतर अहंकार, छल और भ्रष्टाचार का एक जहरीला सांप धीरे धीरे पल रहा था। उस सांप का नाम था मंत्री भैरव। मंत्री भैरव दत्त संपूर्ण राज्य का सबसे शक्तिशाली, धनी और कुटिल मंत्री था। महाराजा आदित्य सेन उस पर बहुत अधिक विश्वास किया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही चतुर, वाक्पटु और राज्य के प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यों में अत्यंत निपुण था। दरबार में जब भी कोई जटिल समस्या आती, तो भैरवदत्त सबसे पहले उसका समाधान लेकर प्रस्तुत होता था। लेकिन सरल हृदय वाले महाराजा आदित्य सेन इस गहरी सच्चाई से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि मंत्री भैरवदत्त के मन के किसी अंधेरे कोने में सत्ता का अत्यधिक लालच और अपनी ताकत का बड़ा भारी गुमान बुरी तरह घर कर चुका था। भैरवदत्त का यह मानना था कि इस दुनिया में जो शक्तिशाली है वही हमेशा सही होता है, और कमजोरों का जन्म केवल ताकतवरों की सेवा करने या उनके पैरों तले कुचले जाने के लिए हुआ है। उसे सोने चांदी की खदानों, रेशमी कीमती वस्त्रों, हाथी घोड़ों और बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियों का बहुत शौक था। वो अपनी निजी जागीर और खजाने को और बड़ा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता था। उसके अहंकार का घड़ा दिन प्रतिदिन भरता जा रहा था। बस उसे छलकने के लिए एक आखिरी कंकड़ की आवश्यकता थी। विराट नगर की मुख्य राजधानी की चकाचौंध से कुछ कोस की दूरी पर एक छोटा सा, अत्यंत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण गांव बसा हुआ था। इस गांव के एकदम आखिरी छोर पर, जहां से घने और रहस्यमयी जंगलों की शुरुआत होती थी, वहां एक छोटी सी घास फूस और मिट्टी से बनी कच्ची झोपड़ी में रहती थी बूढ़ी रमा। रमा एक बेसहारा और अत्यंत गरीब विधवा थी। जीवन के शुरुआती वसंत में ही, जब वो बहुत युवा थी, एक भयंकर महामारी ने उसके पति को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। नियति का खेल देखिए कि पति के देहांत के बाद उसके पास कोई बड़ी दौलत, सोने के आभूषण या बड़ा मकान नहीं बचा था। उसके पास इस कठोर दुनिया में सम्मान से जीने का एकमात्र सहारा, उसकी इकलौती संपत्ति, सिर्फ एक छोटा सा खेत था जो उसकी झोपड़ी से बिल्कुल सटा हुआ था। ये खेत कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं था रमा के लिए। ये उसके लिए उसका सबसे पवित्र मंदिर था, उसका पूरा परिवार था और उसके स्वर्गवासी पति की आखिरी निशानी था। रमा ने अपनी पूरी उम्र उस खेत की मिट्टी में अपने पसीने की बूंदें और अपने आंसू मिलाकर गुजारी थी। वो उस खेत की मिट्टी से ऐसे बातें किया करती थी जैसे वो कोई निर्जीव वस्तु ना होकर एक जीवित इंसान हो।
उसी छोटे से खेत में उगी थोड़ी बहुत फसल से वो अपना रूखा सूखा खाकर भगवान का धन्यवाद करती थी और प्रतिदिन महाराजा आदित्य सेन की लंबी उम्र की दुआ मांगती थी। समय अपनी गति से निर्बाध रूप से बीत रहा था। एक दिन कड़ी दोपहर के समय मंत्री भैरव दत्त अपने भारी भरकम लवाज में सशस्त्र सैनिकों और सोने से जड़े रथों के काफिले के साथ उसी गांव के कच्चे रास्तों से होकर गुजर रहा था। वो दरअसल अपने आराम के लिए एक नया और अत्यंत भव्य ग्रीष्मकालीन महल बनवाने के लिए एक उत्तम जमीन की तलाश में निकला था। तभी अचानक उसके रथ का पहिया एक पत्थर से टकराकर रमा की झोपड़ी के पास कुछ पलों के लिए रुक गया। मंत्री भैरव दत्त ने झल्लाहट में अपने रथ का रेशमी पर्दा हटाया और बाहर की ओर देखा। तभी उसकी चील जैसी पारखी और लालची नजर सीधे रमा के उस छोटे लेकिन बेहद उपजाऊ और सुंदर खेत पर पड़ी। खेत के बिल्कुल पास से ही एक छोटी सी मीठे पानी की नदी बहती थी, जिसके किनारे लगे बड़ी बड़ी छायादार पेड़ उस जगह की सुंदरता को 100 गुना बढ़ा रहे थे। भैरव दत्त की आंखों में लालच की एक भयानक चमक आ गई। उसने तुरंत अपने मुख्य मुनीम को अपने रथ के पास बुलाया और अपनी उंगली से खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, मुनीम, जरा उस जमीन को देखो। ये स्थान मेरी नई हवेली के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ मेरी हवेली का मुख्य और सबसे विशाल द्वार बनेगा और वहां पीछे की ओर मेरा निजी उद्यान। ये जमीन मुझे हर हाल में चाहिए। मुनीम ने उस जमीन को देखा और फिर वहां खड़ी बूढ़ी रमा को देखा जो अपने खेत में काम कर रही थी। मुनीम ने डरते हुए और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, परंतु क्षमा करें मंत्री जी, ये जमीन तो उस गरीब विधवा रमा की है। ये उसका पुश्तैनी खेत है और वो इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। वो इसे कभी नहीं बेचेगी और अगर हमने बलपूर्वक इसे लिया तो गांव वालों में असंतोष फैल सकता है। भैरव दत्त ने एक अत्यंत क्रूर और कुटिल मुस्कान के साथ अपने मुनीम की ओर देखा और कहा, मुनीम, तुम अभी भी राजनीति के खेल नहीं समझते। एक बूढ़ी बेसहारा औरत की जान की या उसकी मर्जी की कीमत ही क्या है हमारे सामने। कल सुबह सूरज निकलने से पहले ये जमीन विराटनगर राज्य के सरकारी कागजों में दर्ज हो जानी चाहिए। एक नया सरकारी फरमान तैयार करो जिसमें यह लिखा हो कि यहां राज्य का एक नया अन्न गोदाम बनने वाला है और जो भी सरकारी काम के बीच में आए उसे कुचलकर रास्ते से हटा दो। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण ने रमा के खेत को पूरी तरह छुआ भी नहीं था और पक्षियों ने चहचहाना शुरू ही किया था, मंत्री भैरव दत्त के क्रूर सैनिक अपने भारी जूतों की धमक और नंगी तलवारों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना की, बिना कोई कारण बताए रमा के खेत में लगी हुई लकड़ियों की बाड़ को उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया। उनके हाथों में कुदालें थीं जिनसे वे उसकी लहलहाती फसल को नष्ट करने लगी। जब रमा ने अपनी झोपड़ी के भीतर से ये भयानक शोर सुना तो वो बदहवास होकर नंगे पैर बाहर की ओर भागी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जीवन की कमाई, अपनी सालों की मेहनत को निर्दयी सैनिकों के पैरों तले रौंदते हुए देखा। उसका हृदय फटने लगा। वो चीखती हुई और दोनों हाथ फैलाई उन कठोर सैनिकों के सामने जा खड़ी हुई। रुक जाओ, अरे भगवान के लिए रुक जाओ। क्या कर रही हो तुम लोग? ये मेरा खेत है, मेरी रोजी रोटी है। तुम मेरे पति की निशानी को इस तरह कैसे उजाड़? सैनिकों के मुखिया ने अपने घोड़े पर बैठे बैठे एक फर्जी सरकारी फरमान हवा में लहराते हुए अत्यंत कठोर और कर्कश आवाज में कहा, चुप कर बुढ़िया, ज्यादा शोर मत मचा। ये जमीन अब तेरी नहीं रही। मंत्री भैरव दत्त के विशेष आदेशानुसार इस पूरी जमीन को राज्य के सरकारी गोदाम के निर्माण के लिए हमेशा के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है। यहां से तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेट और कहीं और जाकर अपनी बची खुची जिंदगी काट, वरना तुझे इसी जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाएगा और कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। ये सुनते ही रमा के पैरों तले से मानो पूरी धरती ही खिसक गई। आसमान जैसे टूटकर उसके कंधों पर गिर पड़ा हो। उसने रो रो कर सैनिकों के हाथ पैर जोड़े, उनके भारी जूतों पर अपना सिर रखकर गिड़गिड़ाई। लेकिन सत्ता के नशे में चूर उन पत्थर दिल सैनिकों पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने रमा को जोर से धक्का देकर सूखी जमीन पर गिरा दिया और उसकी बेबसी पर जोर जोर से हंसते हुए वहां से ये कहकर चले गए कि कल से यहां हवेली का निर्माण कार्य पूरी गति से शुरू हो जाएगा।
रमा घंटों तक वहीं उस धूल और मिट्टी से भरी जमीन पर बेसुध सी पड़ी रही। उसके सूखे होठों से रह रहकर दर्दनाक चीखें निकल रही थीं और उसकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की नदियां बहकर उस खेत की मिट्टी को गीला कर रही थीं। उसने अपने खेत की उस गीली मिट्टी को अपने कांपते हाथों की मुट्ठी में भींचा और अपने सीने से लगा लिया। उस पल उस बेसहारा औरत के भीतर एक अजीब सी शक्ति जाग उठी। उसने कसम खाई कि वो इस घोर अन्याय के खिलाफ चुपचाप हार नहीं मानेगी। उसे अपने न्यायप्रिय महाराजा आदित्य सेन पर पूरा विश्वास था। उसे लगा कि अगर वो अपनी फरियाद महाराजा या फिर कम से कम राज्य के सबसे बड़े मंत्री तक पहुंचा दे तो उसे उसका हक और उसका खेत जरूर वापस मिल जाएगा। इसी एकमात्र उम्मीद के सहारे अपने कांपते कदमों, टूटे हुए शरीर और एक अडिग विश्वास को समेटकर रमा ने राजधानी विराटनगर की ओर अपनी सबसे कठिन और दर्दनाक यात्रा का प्रस्थान किया। रास्ता बहुत लंबा और दुर्गम था। आसमान से सूरज आग के गोले बरसा रहा था और जमीन तवे की तरह तप रही थी। कड़कड़ाती धूप और जलते हुए पथरीले रास्तों पर नंगे पैर चलते हुए रमा के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे जिनमें से खून रिसने लगा था। उसका गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन उसके दिल में न्याय पाने की जो आग जल रही थी उसने उसे एक पल के लिए भी रुकने या हार मानने नहीं दिया। कई घंटों की लगातार पैदल और थका देने वाली यात्रा के बाद शाम ढलने से कुछ समय पहले वो आखिरकार मंत्री भैरव दत्त की उस विशाल, ऊंची और आलीशान हवेली के बाहर पहुंची, जो अपनी भव्यता में किसी भी स्वतंत्र राजा के महल से कम नहीं लग रही थी। हवेली के बाहर सुंदर और विशाल फव्वारे चल रहे थे जिनमें से गुलाब जल की महक आ रही थी। वहां के संगमरमर के फर्श चांदी की तरह चमक रहे थे और मुख्य द्वार पर लंबे चौड़े खूंखार दिखने वाले पहरेदार सोने की नक्काशी वाले भारी भाले और ढालें लेकर मुस्तैदी से खड़े थे। ये राजसी और विलासितापूर्ण दृश्य रमा की उस टूटी फूटी झोपड़ी और उजड़े हुए खेत की दुनिया से बिल्कुल ही विपरीत था। रमा ने हिम्मत जुटाकर हवेली के मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाया और वहां खड़े क्रूर पहरेदारों से अंदर जाने की मिन्नतें करने लगी। मुझे मुझे एक बार मंत्री जी से मिलना है भैया। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी पुश्तैनी जमीन छीन ली गई है, उसने रोते हुए और हांफते हुए कहा। पहरेदारों ने ऊपर से नीचे तक उसके फटे पुराने धूल में सने कपड़ों और आंसुओं से भीगे झुर्रियों वाले चेहरे को देखा और अत्यंत घृणा के साथ उसे दुत्कार दिया। चल भाग यहां से भिखारन। मंत्री जी के पास तुम जैसे फटे हालों से मिलने का समय नहीं है, वे अभी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन रमा वहां से नहीं हिली। वो घंटों तक उस तपते सूरज के नीचे बिना कुछ खाए पिए हवेली के भारी दरवाजे के पास बैठी रही और लगातार न्याय की गुहार लगाती रही। अंततः उसके लगातार रोने, गिड़गिड़ाने और शोर मचाने से परेशान होकर हवेली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोचा कि कहीं ये शोर मंत्री जी के कानों तक न पहुंच जाए और उनकी नींद न खराब हो जाए। उसने गुस्से में आकर रमा को अंदर जाने की अनुमति दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो भीतर जाकर जल्दी से अपनी बात कहे और उसे हमेशा के लिए बाहर निकाला। जैसे ही रमा ने हवेली के मुख्य दरबार कक्ष में अपने कमजोर कदम रखे, उसकी आंखें वहां की अंधा कर देने वाली चकाचौंध देखकर चौंधिया गईं। दीवारों पर टंगे रेशमी और मखमली पर्दे, छत से लटकते शुद्ध सोने के विशाल झूमर और फर्श पर बिछे ईरान के सबसे कीमती कालीनों से सजा वो कक्ष किसी काल्पनिक स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। कक्ष के बीचों बीच एक बहुत ऊंचे मखमली और रत्नों से जड़े आसन पर मंत्री भैरव दत्त बड़े ही शाही अंदाज में बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में अंगूर की मदिरा से भरा चांदी का प्याला था और उसके चारों ओर राज्य के बड़े बड़े व्यापारी और चापलूसों की भीड़ हाथ बांधे खड़ी थी, जो उसकी हर बात पर झूठी तारीफें कर रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। रमा बिना कुछ सोचे समझे सीधे दौड़कर मंत्री भैरव दत्त के आसन के पास गई और उसके चरणों में धड़ाम से गिर गई। उसके दुख और थकान से भरे आंसुओं से मंत्री के पैरों के पास बिछा हुआ वो कीमती कालीन पल भर में भीग गया। रमा ने अपने दोनों कांपते हाथ जोड़कर एक बहुत ही करुण, दर्द भरी और रूंधी हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मुझ गरीब बेबस औरत पर रहम कीजिए।
वो छोटा सा खेत ही मेरे इस बूढ़े शरीर के जीने का एकमात्र आधार है। मेरे मृत पति की वो आखिरी और इकलौती निशानी है। मैं उस खेत की मिट्टी की भगवान की तरह पूजा करती हूँ। आप तो इस इतने बड़े राज्य के सबसे बड़े मंत्री हैं। आपके पास तो पूरी दुनिया की दौलत, हीरे जवाहरात और न जाने कितनी महल है। मेरी उस एक मुट्ठी भर छोटी सी जमीन को किसी सरकारी गोदाम के नाम पर मत छीनिए। मैं आपके पैरों की धूल के समान हूँ। मुझ पर दया कीजिए अन्नदाता, मुझे मेरी मिट्टी लौटा दीजिए। रमा की इस चीख से पूरे दरबार कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। नर्तकियों के कदम रुक गए और संगीतकारों ने अपने वाद्य यंत्र शांत कर दिए। सब लोग सांसें रोककर मंत्री भैरव दत्त के चेहरे की ओर देखने लगे कि अब उसका क्या फैसला होगा। भैरव दत्त ने अपने ऊंचे आसन से नीचे रमा की ओर देखा। उसकी आंखों में उस बूढ़ी औरत के लिए दया या करुणा की एक छोटी सी बूंद भी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ क्रूरता, लालच और अपनी असीमित शक्ति के घमंड का नशा साफ झलक रहा था। उसने अपना मदिरा का प्याला धीरे से अपने एक सेवक को पकड़ाया, अपने आसन से थोड़ा आगे झुका और एक बहुत ही जोर की, डरावनी और गूंजती हुई हंसी हंसते हुए कहा, हा, शक्ति के सामने सच्चाई की कोई बिसात नहीं होती बुढ़िया। तू क्या समझती है, तेरे ये घड़ियाली आंसू और तेरा ये पुराना दुखड़ा मेरी इस विशाल साम्राज्य की नींव को हिला सकते हैं? वो जमीन अब राज्य की संपत्ति है और मैं इस राज्य का सर्वोच्च मंत्री हूं। जो मैं तय करता हूं, जो मेरे मुख से निकलता है, वही कानून होता है और वही न्याय होता है। रमा ने हार न मानते हुए फिर से चीख कर कहा, लेकिन हुजूर, ये तो महापाप है। भगवान ऊपर से सब देख रहा है। हमारे महाराजा आदित्य सेन बहुत न्यायप्रिय हैं। अगर उन्हें यह पता चला कि उनके राज में एक विधवा के साथ ऐसा धोखा हुआ है तो वे आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। महाराजा आदित्य सेन का नाम सुनते ही भैरव दत्त का चेहरा गुस्से और अहंकार से लाल हो गया। उसकी भ्रिकुटी तन गई। उसने अपनी जगह से झटके से उठकर रमा को अपने भारी जूतों से एक जोरदार ठोकर मारी और पूरी ताकत से चिल्लाया, महाराजा तक तेरी ये कमजोर और कांपती आवाज कभी नहीं पहुंचेगी बुढ़िया। इस विराट नगर में जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी और मेरी इजाजत से होता है। राजा तो बस नाम के हैं, सत्ता की असली डोर मेरे हाथों में है। मूर्ख औरत, अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो यहां से तुरंत चली जा और उस जमीन को भूल जा, वरना तुझे राज्यद्रोह के आरोप में कारागार की उस काल कोठरी में इस तरह सड़वाऊंगा कि मौत भी तेरे पास आने के लिए तरस जाएगी। सैनिकों, इस गंदी भिखारन को उठाकर मेरी हवेली से बाहर सड़क पर फेंक दो और ध्यान रहे कि ये दोबारा इस इलाके में नजर ना आए। मंत्री भैरव दत्त के आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी क्रूर सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर रमा को बड़ी बेरहमी से उसके बालों और कमजोर कंधों से पकड़ा और घसीटते हुए पूरी हवेली से बाहर ले जाकर सड़क की धूल में फेंक दिया। रमा धूल में पूरी तरह से सनी हुई थी। उसके माथे से खून की एक पतली धार बह रही थी और वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे अब अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक भयानक अंधेरा दिखाई दे रहा था। न्याय के सारे दरवाजे, सारी उम्मीदें उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके। दोस्तों, यहां रुकिए। इस दर्दनाक मोड़ पर आकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना? आपको क्या लगता है, क्या राजा को अपने ही मंत्री के इस अमानवीय कृत्य की खबर लगेगी या रमा को अपनी जमीन कभी वापस नहीं मिलेगी? कमेंट में अभी अपनी राय बताएं। मिट्टी लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। भैरव दत्त को अपनी ताकत पर यह बहुत बड़ा घमंड था कि वो महाराजा आदित्य सेन की आंखों में आसानी से धूल झोंक सकता है और उन्हें हमेशा अंधेरे में रख सकता है। लेकिन वो अपने अहंकार में ये बहुत बड़ी बात भूल गया था कि एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा केवल सिंहासन पर नहीं बैठता, बल्कि वो अपनी प्रजा के दिलों की धड़कनों को दूर से ही महसूस कर सकता है। महाराजा आदित्य सेन राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए केवल अपने दरबार के भ्रष्ट मंत्रियों की मीठी बातों और झूठी रिपोर्टों पर निर्भर नहीं रहते थे। उनके पास गुप्तचरों का एक बहुत ही मजबूत, गुप्त और अत्यंत निष्ठावान जाल था, जो पूरे विराट नगर राज्य के हर कोने में, हर गली और चौराहे पर एक आम नागरिक की तरह फैले हुए। उसी शाम
जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और महाराजा आदित्य सेन अपने निजी कक्ष में राज्य के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहन अध्ययन कर रहे थे, तभी उनका सबसे भरोसेमंद, चतुर और मुख्य गुप्तचर, जिसका नाम सोमदत्त था, छुपते छुपाते महल के गुप्त खुफिया मार्ग से उनके सामने आकर प्रस्तुत हुआ। सोमदत्त का चेहरा आज बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण था। उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, महाराज की जय हो। क्षमा करें अन्नदाता कि मैंने इस असमय आपके एकांत में विघ्न डाला, लेकिन राज्य में आज कुछ ऐसा भयानक हुआ है जो आपके महान न्याय की प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा और काला कलंक है। यदि मैंने आपको ये नहीं बताया तो मैं अपने कर्तव्य से गिर जाऊंगा। महाराजा आदित्य सेन ने दस्तावेजों से अपनी नजरें उठाईं, अपनी भ्रिकुटी तानते हुए पूछा, स्पष्ट कहो सोमदत्त, ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है? राज्य में ऐसा क्या हुआ है? सोमदत्त ने एक गहरी सांस ली और रमा की उस टूटी झोपड़ी से लेकर मंत्री भैरवदत्त के विशाल दरबार तक की पूरी घटना बिना एक भी शब्द छुपाए महाराजा को विस्तार से बता दी। उसने ये भी बताया कि कैसे मंत्री ने एक बेसहारा विधवा को सरेआम जलील किया, उसे ठोकर मारी, और कैसे उसकी इकलौती जमीन पर मंत्री ने राज्य के गोदाम का बहाना बनाकर अपना खुद का निजी महल बनवाने की घिनौनी साजिश रची है। ये सारा वृत्तांत सुनकर महाराजा आदित्य सेन का चेहरा प्रचंड क्रोध और गहरी पीड़ा से लाल हो उठा। उनकी मुट्ठियां कस गईं और उनकी आंखों में ज्वाला धधकने लगी। उन्होंने सोचा कि ये कैसे संभव है कि मेरे ही राज्य में, मेरी ही नाक के नीचे मेरा ही एक इतना करीबी मंत्री इतना निरंकुश और अत्याचारी कैसे हो गया? क्या सत्ता सचमुच इंसान को इतना अंधा बना देती है? लेकिन महाराजा आदित्य सेन एक अत्यंत समझदार शासक थे। वे कोई भी फैसला केवल सुनी सुनाई बातों या जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। उन्होंने वही किया जो वो हमेशा सत्य और न्याय की असली गहराई तक पहुंचने के लिए किया करते थे। उन्होंने तुरंत ये तय किया कि वो खुद अपनी आंखों से इस कड़वे सच को देखेंगे और अपनी प्रजा के इस दर्द को महसूस कर। आधी रात का समय हो चुका था। पूरा विराट नगर शहर एक गहरी और शांत नींद में सोया हुआ था। सिर्फ कुछ पहरेदारों के कदमों की आहट और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। महाराजा आदित्य सेन ने अपने शरीर से वो भारी राजसी मुकुट, कीमती आभूषण और रेशमी वस्त्र उतारे। उनकी जगह उन्होंने एक साधारण फटे पुराने कपड़े पहनने वाले एक बूढ़े, कमजोर और बीमार राहगीर का भेष बदला। उन्होंने अपने चेहरे और हाथों पर थोड़ी राख और मिट्टी मली, एक पुरानी लकड़ी की लाठी का सहारा लिया और महल के सबसे पिछले और गुप्त दरवाजे से निकल पड़े अपनी प्रजा का असली दर्द समझने। रात के उस ठंडे और सुन्न कर देने वाले अंधेरे में चलते चलते वो सबसे पहले राजधानी के बीचों बीच स्थित मंत्री भैरवदत्त की उस ऊंची हवेली के पास पहुंची। रात के उस गहरे सन्नाटे में भी मंत्री की हवेली से मधुर संगीत की तेज आवाजें, नर्तकियों के घुंघरुओं की झंकार और मदिरा के प्यालों के आपस में टकराने की आवाजें दूर तक आ रही थीं। वहां हवेली के भीतर एक बहुत बड़ा और अश्लील जश्न चल रहा था। हवेली के पिछले हिस्से के बाहर महाराजा ने देखा कि बेशुमार बचा हुआ स्वादिष्ट पकवान, मिठाइयां और कीमती भोजन यूं ही कूड़े में जानवरों के लिए फेंका जा रहा था। राज्य के धन का ऐसा घोर दुरुपयोग और एक गरीब औरत की आह पर किया जा रहा ये जश्न देखकर महाराजा का मन अत्यंत वितृष्णा और क्रोध से भर गया। वहां ज्यादा देर न रुकते हुए महाराजा आदित्य सेन अपने थके हुए कदमों को घसीटते हुए शहर की सीमा पार कर उस छोटे से गांव की ओर चल पड़े जहां बेचारी रमा रहती थी। जब वो उस घने और डरावने अंधेरे को चीरते हुए रमा की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां जो हृदय विदारक दृश्य देखा, उसने उनके मजबूत हृदय को भी एक पल के लिए छलनी कर दिया। झोपड़ी के बाहर खुले और सर्द आसमान के नीचे ठंडी और चुभती हुई हवा के बीच रमा एक पुराने नीम के पेड़ के तने से टिककर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके ठीक सामने उसके जीवन भर की पूंजी, उसके खेत की उजड़ी हुई और टूटी बाड़ पड़ी थी। रमा की आंखों से आंसू अब पूरी तरह सूख चुके थे, लेकिन उसकी रुंधी हुई सिसकियां अभी भी रात के उस भयानक सन्नाटे को बुरी तरह चीर रही थीं। उसने अपने दोनों कांपते हाथों में अपने उसी खेत की थोड़ी सी सूखी मिट्टी को कसकर पकड़ रखा था
और उसे अपने सीने से ऐसे लगाए हुए थी जैसे कोई मां अपने मृत बच्चे को सीने से लगाती है। महाराजा आदित्य सेन ने अपने हृदय की पीड़ा को दबाते हुए एक बूढ़े और लाचार राहगीर की कांपती और कमजोर आवाज में उससे पूछा, क्या बात है बहन, इतनी रात गए तुम इस भयंकर ठंड में यहां बाहर इस तरह क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहां है और तुम इस मिट्टी को देखकर क्यों विलाप कर रही हो? रमा ने अपनी सूनी, थकी हुई और निराश आंखों से उस अजनबी बूढ़े की ओर देखा और एक बहुत ही गहरी, दर्द भरी आह भरते हुए अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक कह सुनाई। उसने रोते हुए कहा, मेरा सब कुछ लुट गया बाबा, मैं अब कहीं की नहीं रही। सत्ता के नशे में पूरी तरह चूर उस अत्याचारी मंत्री भैरव दत्त ने मेरा भगवान, मेरी रोजी रोटी, मेरा खेत मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया और मुझे सड़क पर फेंक दिया। महाराजा ने अपनी असली पहचान और अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए बड़ी सहजता से पूछा, तो तुम इस राज्य के महाराजा आदित्य सेन के पास न्याय मांगने क्यों नहीं जाती? पूरी दुनिया जानती है और लोग कहते हैं कि वो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रमा ने एक अत्यंत कड़वी, दर्दनाक और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, राजा तो बहुत अच्छे हैं बाबा, वे तो देवता के समान हैं, लेकिन उन तक हम जैसे कीड़े मकोड़ों और गरीबों की आवाज कभी पहुंचने ही नहीं दी जाती। उनके महल की दीवारें बहुत ऊंची हैं और उस पापी मंत्री के महल के पहरेदार बहुत जालिम हैं। राजा तो आसमान में बैठे किसी दूर के देवता जैसे हैं। उन तक हमारी सूखी मिट्टी की पुकार और ये दर्द कैसे पहुंचेगा? सच्चाई तो दरबार की चौखट पर ही दम तोड़ देती। रमा की ये सीधी और सच्ची बातें महाराजा आदित्य सेन के सीने में किसी जहरीले और धारदार तीर की तरह गहराई तक चुभ गईं। उस एक पल के लिए उन्हें अपना वो सोने का सिंहासन, अपनी सत्ता और अपना वो चमचमाता मुकुट सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ और अर्थहीन लगने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि न्याय तभी सच्चा है जब वो बिना मांगे कमजोर तक पहुंचे। उन्होंने वहीं खड़े होकर मन ही मन एक बहुत ही कठोर और दृढ़ संकल्प लिया और रमा के सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, धैर्य रखो बहन, कभी कभी देवता भी जमीन पर उतर कर न्याय करते हैं। शायद तुम्हारे उस देवता को तुम्हारी ये पुकार आज सुनाई दे गई है। मेरा विश्वास करो, कल सुबह का सूरज तुम्हारे लिए एक ऐसा नया सवेरा लेकर आएगा जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहकर महाराजा तेजी से उस अंधेरे में वापस अपने महल की ओर लौट गए। अगली सुबह का सूरज निकला। विराट नगर का वो विशाल और शाही दरबार अपनी पूरी भव्यता और शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। सभी छोटे बड़े मंत्री, दरबारी, सेनापति और सामंत अपने अपने निर्धारित स्थानों पर हाथ बांधे खड़े थे। परंतु आज दरबार का माहौल हमेशा के दिनों से कुछ बहुत ही अलग और भारी था। महाराजा आदित्य सेन जब अपने राजसी वस्त्रों में पूरे प्रताप के साथ अपने सिंहासन पर आकर बैठे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी डरा देने वाली ज्वाला जल रही थी। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। पूरा दरबार एकदम खामोश था, जैसे किसी बहुत भयंकर तूफान की आने से ठीक पहले की खौफनाक शांति हो। महाराजा ने राज्य के सामान्य राजकाज और करों की बात से दरबार की शुरुआत की और फिर अचानक अपनी तेज और भेदने वाली नजरें सीधे मंत्री भैरव दत्त पर टिका दी। उन्होंने अपनी अत्यंत गंभीर और पूरे कक्ष में गूंजने वाली भारी आवाज में पूछा, मंत्री भैरव दत्त, मुझे एक बात सच सच बताइए, क्या मेरे विराट नगर राज्य में हर कोई पूरी तरह खुश है? क्या मेरे राज्य में न्याय की पवित्र धारा बिना किसी रुकावट के अंतिम व्यक्ति तक बह रही है? क्या राज्य के किसी भी कोने में कोई ऐसा तो नहीं जो किसी ताकतवर और सत्ताधारी के जुल्म के भारी बोझ के नीचे सिसक रहा हो? अहंकारी मंत्री भैरव दत्त को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है और फूटने ही वाला है। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी, मक्कार और चापलूसी भरी मुस्कान लाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर एक बहुत बड़ा सफेद झूठ बोला, महाराज की जय हो। आपकी इस पावन छत्र छाया में विराट नगर का हर एक प्राणी अत्यंत सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण है। आपके अपार प्रताप और धर्म से इस राज्य में सतयुग जैसा राम राज्य स्थापित है। आपकी प्रजा आपको साक्षात देवता मानकर पूजती है और पूरे राज्य में कहीं भी किसी के भी साथ कोई दुख, अत्याचार या अन्याय नहीं है।
भैरव दत्त के इतना कहते ही महाराजा आदित्य सेन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने अपने मुख्य सेनापति को अपनी आंखों से एक तीखा इशारा किया। सेनापति ने तुरंत अपने सैनिकों को दरबार के बड़े और भारी मुख्य द्वार खोलने का आदेश दिया और तभी पूरे दरबार की नजरें उस दरवाजे पर टिक गईं। 2 महिला सैनिकों के सहारे वो बूढ़ी, कमजोर और फटे पुराने कपड़े पहने हुई रमा दरबार के बिल्कुल बीचों बीच लाई गई। रमा को राज दरबार में अपने ठीक सामने खड़ा देखते ही मंत्री भैरव दत्त के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके माथे पर ठंड के बावजूद पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें छलक आईं और उसका पूरा शरीर ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर में एक कतरा भी खून ही न बचा हो। उसकी वो झूठी और मक्कार मुस्कान हवा में कहीं गायब हो गई। उसकी टांगें कांपने लगीं। महाराजा आदित्य सेन एक शेर की तरह अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज अब आसमान से कड़कने वाले बादलों की गरज की तरह पूरे विशाल दरबार में गूंज रही थी। तुमने अपने ही राजा से झूठ बोला भैरव दत्त। तुम्हारी सत्ता की अंधी भूख, तुम्हारे लालच और तुम्हारे इस झूठे अहंकार ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुमने एक बेसहारा रोती हुई विधवा की इकलौती जमीन, जो उसके और उसकी पेट के जीने का एकमात्र सहारा थी, उसे बड़ी ही बेशर्मी से हड़प लिया। तुमने राज्य के सरकारी गोदाम का एक झूठा बहाना बनाकर अपनी विलासिता के लिए एक नई हवेली बनाने का घिनौना षड्यंत्र रचा। और जब इस गरीब लाचार औरत ने तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे अपना हक और न्याय मांगा तो तुमने इसे जानवरों की तरह जलील करके अपनी हवेली से बाहर फेंकवा दिया। ये सब सुनकर भैरव दत्त थर थर कांपने लगा। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो तुरंत अपने घुटनों के बल दरबार के फर्श पर गिर पड़ा और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। क्षमा महाराज, मुझे क्षमा कर दे अन्नदाता। ये सच है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मुझे जीवन दान दे। भूल? महाराजा ने अपने क्रोध की अग्नि को शब्दों में उतारते हुए कहा, ये भूल नहीं है दुष्ट, ये एक अक्षम्य अपराध है। एक शासक और उसके मंत्रियों का परम कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, उनका भक्षण करना नहीं। तुमने केवल इस असहाय स्त्री के साथ अत्याचार नहीं किया है, बल्कि तुमने मेरे राज्य के न्याय के साथ, इस सिंहासन के धर्म के साथ और इस विराट नगर की पवित्र मिट्टी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। पूरा दरबार पूरी तरह से स्तब्ध था। किसी भी दरबारी या सेनापति की जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबको लग रहा था कि आज मंत्री को मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराजा आदित्य सेन ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए अपना एक ऐतिहासिक और अत्यंत कठोर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया। तुम्हारे अहंकार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं मंत्री। आज से और अभी से तुम्हारी सारी असीमित संपत्ति, तुम्हारा सारा खजाना और तुम्हारी वो घमंड से भरी ऊंची हवेली राज्य के खजाने में हमेशा के लिए जब्त की जाती है। और तुम्हारे इस पाप की असली सजा ये है कि आज से तुम इस विराट नगर के मंत्री नहीं रहे। आज से तुम इस विधवा रमा के एक मामूली नौकर और दास हो। तुम कल सुबह से इसी रमा की जमीन पर तब तक एक साधारण गरीब मजदूर की तरह अपने हाथों से हल चलाओगे और कड़ी धूप में पसीना बहाओगे, जब तक कि तुम्हारी इन कोमल हथेलियों में खून के छाले न पड़ जाएं। तुम तब तक वो जमीन जोतोगे जब तक कि तुम उस मिट्टी की एक एक बूंद की असली कीमत न समझ जाओ। तुम्हें हर दिन ये महसूस करना होगा कि एक गरीब किसान का पसीना क्या होता है और उस पसीने की ताकत क्या होती है। महाराजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर भैरव दत्त के शरीर से सारे राजसी रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण उतार लिए और उसे वहीं दरबार में भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया। रमा, जो कोने में खड़ी ये पूरा दृश्य अचरज से देख रही थी, उसकी आंखों से अब दुख और पीड़ा की नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता, विजय और अपार खुशी के आंसू बह रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल रात जो बूढ़ा उससे मिलने आया था वो स्वयं उसके देवता समान महाराजा थी। उसने घुटनों के बल बैठकर महाराजा आदित्य सेन को दंडवत प्रणाम किया। उस ऐतिहासिक दिन विराट नगर की पूरी प्रजा को यह पक्का विश्वास हो गया कि उनका राजा सच में उनके लिए एक रक्षक और एक पिता के समान है, जो उनकी आंसुओं की कीमत। दोस्तों, याद रखिए,
सच्चाई अक्सर उन बंद और अंधेरे दरवाजों के पीछे सिसकती है जहां तक शायद दुनिया की नजर या राजा की नजर नहीं पहुंच पाती। लेकिन ईश्वर की नजर हर जगह होती है। वो सब देखता है। जब किसी पापी और अहंकारी के पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाता है तो उसका टूटना निश्चित होता है। और तब नियति का न्याय ऐसा कठोर होता है जिसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई भी ताकतवर इंसान, चाहे वो कितने भी ऊंचे महल में क्यों ना बैठा हो, एक गरीब और मजलूम की आह से कभी नहीं बच सकता। दोस्तों, अगर महाराजा आदित्य सेन के इस सच्चे न्याय ने आपके भी हृदय को गहराई से छू लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि आज के कलयुग में भी ऐसा न्याय कहीं संभव है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई और न्याय का ये संदेश हर घर तक पहुंच सके। ऐसी ही और भी दिल को झकझोर देने वाली भावनात्मक और शिक्षाप्रद लोक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल मिट्टी लोक कथा को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी यानी बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।